हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी नाम है परिणाम मित्र। परिणाम मित्र, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है कि देखिए, करा कि ट्रांसफर में दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये लगभग कितना प्रतिशत है, 2 से 5%। 2 से 5% मतलब 2 से 5%, ठीक है। 2 से 5% है। ट्रांसफर में दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का लगभग 2 से कितना है, 2 से 5% प्रतिशत तक लेता है। कितना लेता है, 2 से 5% तक। कितना तक लेता है, 2 से 5% तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर किस प्रकार का डिवाइस है। ट्रांसफर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रांसफर अचल है। अचल मीन्स क्या होता है, एस्थेटिक्स मतलब क्या, इसका मतलब बोलते सकते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है जो डिवाइस क्या हो, स्टेबल हो, जो घूर्णन नहीं करता हो। मतलब ट्रांसफर क्या है, एक तरह से अचल है। अचल है मतलब नहीं, उसमें कोई भी रोटेट नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर एक अचल एस्थेटिक डिवाइस है, जिसके द्वारा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा का हस्तांतरण किया जाता है। यह अन्योन्याय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन्याय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्याय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर एक स्थिर उपकरण है। तो कैसा स्थिर उपकरण है, शक्ति शक्ति उपकरण है। ट्रांसफर एक स्थिर उपकरण है। ट्रांसफर एक स्थिर उपकरण है, ठीक है। तो ट्रांसफर एक क्या है, शक्ति स्थिर उपकरण है, स्थिर शक्ति उपकरण है। ट्रांसफर एक स्थिर शक्ति उपकरण है। क्या है, स्थिर शक्ति उपकरण है। अर्थात यह एक स्थैतिक युक्ति है जिसमें शक्ति का बदलाव नहीं होता। यह वोल्टेज का घटाने तथा बढ़ाने का उपकरण है। वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है, ठीक है। ये आपका पिंडेल पब्लिकेशन बुक से लिया गया है, जो रामबाण बुक है उससे लिया गया है। टोटल इसमें क्वेश्चन आपका 11,500 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना, आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैटिक उपकरण को क्या कहा जाता है। तो स्टैटिक उपकरण को आप क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, जिसको एस्थेटिक मतलब स्टेबल है, स्टैटिक उपकरण है। आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैटिक उपकरण को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या क्या जाता है, वोल्टेज घटाया व बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए कितना एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। एमपी के एग्जाम में, यूपी पीसीएल में, एमपी टीसीएल में, सब जगह पूछा हुआ है। तो आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना, मतलब आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना ट्रांसफार्मर का काम है। मतलब आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि और कमी लाना किसका काम है, ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य एक ऐसी एस्थेटिक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है तथा आवृत्ति और शक्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी का मुख्य कार्य इसका ही होता है। किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। किसका होता है, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। 6 नंबर का रहा है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का हस्तांतरण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हस्तांतरण के लिए। लेकिन ये कैसा हस्तांतरण करता है, तो इसमें आवृत्ति और किसका, इसका आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति के साथ साथ आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है और वोल्टेज का वो कम बेसी करता है। मतलब देखिए आपको बताए थे हम क्या,
क्या बोले थे हम लोग कि इसका मुख्य अर्थ रहता है जो वैद्युत ऊर्जा को परिपथ से दूसरे में भेजता है तथा आवृत्ति की और शक्ति में परिवर्तन किए बिना, आवृत्ति और पावर में बिना परिवर्तन के हम क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा। ट्रांसफार्मर एक अस्थैतिक युक्ति है जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक परिपथ से दूसरे परिपथ में होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। क्या क्या होता है, स्टेप अप बढ़ाया और घटाया जाता है। हमेशा एसी पर ही कार्य करता है, मतलब एसी पर कार्य करेगा ट्रांसफार्मर। डीसी में परिवर्तन करने वाला सर्किट को चॉपर सर्किट कहते हैं। डीसी में परिवर्तन करने वाले सर्किट को चॉपर कहते हैं। एसी आवृत्ति में परिवर्तन करता है उस युक्ति को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। एसी को परिवर्तित कर एसी आवृत्ति में परिवर्तन करेगा उसे साइक्लोट्रॉन कहेंगे, और डीसी को डीसी में परिवर्तन करेगा उसे सर्किट को चॉपर सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, चॉपर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आपका एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करेगा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना, मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति को परिवर्तित किए बिना। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है तथा इसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर को ही हिंदी में कहते हैं, में दो परिणीत कुंडलियां होती है। एक परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर में दो परिणीत कुंडलियां होती है, तो विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। मतलब विद्युत रूप से वो क्या होगा, अलग होगा दोनों कुंडलियां, लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होगा, संबंधित रहेगा एक दूसरे से। एक ट्रांसफार्मर में दो परिणीत कुंडलियां विद्युत रूप से अलग तथा चुंबकीय रूप से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कुंडलियों के मध्य कोई वैद्युतिक संबंध नहीं रहता, अर्थात दोनों कुंडलियों के मध्य अनंत प्रतिरोध रहता है। क्या रहता है, अनंत प्रतिरोध रहता है। दोनों कुंडलियों के मध्य क्या रहेगा, अनंत प्रतिरोध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, केवल किस पर, ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर। ये क्या है, प्रत्यावर्ती या धौसे धारा सप्लाई पर काम करता है। एसी केवल प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर काम करता है, जिसको हम एसी धारा कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा पर कार्य करती है। यदि डीसी धारा पर प्रवाहित कर दी जाए तो प्रतिघाती अभाव में प्राथमिक वेस्टर्न जल जाएगी। क्या करेगी, प्राथमिक वेस्टर्न क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है आपको कि 10 नंबर कह रहा है कि 200 वोल्ट और कितना 10:1 टन अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। तो देखिए आपका क्या होता है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है आपको 200, कितना दिया है, 200 वोल्टेज दिया है। अब देखिए इसमें जो हम कुंडली का जब अनुपात निकालते हैं तो यह अनुपात होता है क्या, N1/N2, जो होता है क्या 10 बाई कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। यदि हम क्या करेंगे, प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त कह रहा है कि जब हम 200 वोल्ट वाले को ट्रांसफार्मर को 10:1 के टर्न के अनुपात में ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। देखिए ये हो गया आपका। अब कह रहा है यदि इसे डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक वाइंडिंग में प्रतिष्ठम का मान 0 हो जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग में प्रतिष्ठम का मान क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक वाइंडिंग में क्या होगा, प्रतिष्ठम का मान 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा, जिससे अधिक धारा प्रभाव से प्राथमिक वाइंडिंग क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो आप देख रहे हैं 0 होगा 0/N2, तो 0 बाई कोई नंबर होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट जब ये होगा तो प्राथमिक वाइंडिंग क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना वैद्युत ऊर्जा को परिपथ से एक परिपथ से दूसरे परिपथ में हस्तांतरित करता है। ये कौन होता है, परिणाम मित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर। ठीक है। ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर यानी कि परिणाम मित्र एक स्थैतिक युक्ति है
होती है जो आवृत्ति तथा परिपथ में शक्ति को बिना परिवर्तन किए एक विद्युतीय परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में स्थानांतरित करता है। परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टता को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। इसकी रेटिंग क्या होती है केवीए में और एमवीए में, कि मतलब क्या है किलो वोल्ट एम्पियर चाहे मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आवृत्ति के परिवर्तन किए बिना विद्युत शक्ति में परिवर्तन किए बिना एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक स्थानांतरित किया करता है। किसको? विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। आवृत्ति में परिवर्तित किए बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे से स्थानांतरित करता है, उसे ही हम क्या होता है ट्रांसफार्मर उपकरण कहते हैं। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर उपकरण कहते हैं। देखिए इसका कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। साथ ही यह स्थैतिक युक्ति है जो कि पारेषण लाइनों में सबसे अहम कड़ी, किसमें? पारेषण लाइनों में सबसे अहम कड़ी है। इसी के पास लाइटनिंग एरेस्टर स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं? लाइटनिंग एरेस्टर स्थापित किया जाता है जो कि असामान्य स्थिति आकाशीय बिजली से ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर को सुरक्षित आकाशीय बिजली से कौन रखता है? तो लाइटनिंग एरेस्टर सुरक्षित रखता है, जो ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की समान आवृत्ति के विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है? तो ये किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से शक्ति का हस्तांतरण नियत मान तथा आवृत्ति से होता है, जबकि वोल्टता का मान बढ़ाया घटाया जाता है। वोल्ट को क्या कहता है? अप किया जाता है, डाउन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर पावर गेन बढ़ नहीं सकता। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता मान को बढ़ा या घटा सकता है। देखिए एम्पलीफायर की तुलना में जो होता है ट्रांसफार्मर पावर गेन नहीं बढ़ा सकता है, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता मान को ही बढ़ा सकता है, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। कौन? ट्रांसफार्मर। किसके तुलना में? एम्पलीफायर के तुलना में एम्पलीफायर ही बढ़ा सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो ये आपका होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध अनंत होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंगों में किसी प्रकार का वैद्युत संबंध नहीं होता है। प्राथमिक और किसमें? द्वितीय में कोई प्रकार का संबंध नहीं होता है। यह केवल मैग्नेटिक संबंध होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग स्पेसिफाई करता है। किस पर स्पेसिफाई करता है? तो ये स्पेसिफाई करता है केवल सेकेंडरी वाइंडिंग पर। आमतौर पर करंट रेटिंग स्पेसिफाई करते हैं किस में? तो केवल सेकेंडरी वाइंडिंग पर। निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग केवल सेकेंडरी वाइंडिंग से निर्धारित करता है क्योंकि कॉपर सेकेंडरी वाइंडिंग पर निर्भर करती है। कॉपर किस पर निर्भर करती है? सेकेंडरी वाइंडिंग पर। कॉपर किस पर निर्भर करती है? सेकेंडरी वाइंडिंग पर। अब क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगी? मतलब एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगी? तो द्वितीयक धारा में कमी। मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर अगर तारों के घुमाव की संख्या में अगर वृद्धि करेंगे तो द्वितीयक धारा में कमी होगी। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होगी, अर्थात लपेटों की संख्या में वृद्धि होने पर धारा में कमी आती है। लपेटों की संख्या में अगर वृद्धि करते हैं तो धारा में क्या आती है? कमी आती है। वोल्टा के मान में वृद्धि होती है जिससे धारा में कमी आती है। एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र का विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक वक्र। एक ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक वाइंडिंग या वक्र कहते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग या वक्र कहते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है।
अब कह रहा है जिस वाइंडिंग से लॉड जुड़ा होता है उसे द्वितीयक वाइंडिंग, लॉड जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक वाइंडिंग, और विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाएगी तो क्या होगा, प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रभाव का मार्ग होना चाहिए, तो चुंबकीय प्रभाव का मार्ग कैसा होना चाहिए, तो निम्न अनिच्छा होना चाहिए। हमेशा चुंबकीय प्रवाह का मार्ग कम या निम्न या अनिच्छा की पालना करना चाहिए, करता है, क्योंकि अगर अनिच्छा रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो चुंबकीय प्रेरण कम होगा। मतलब हमेशा चुंबकीय प्रवाह का मार्ग कम निम्न अनिच्छा की पालना करता है, क्योंकि अगर अनिच्छा रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो चुंबकीय प्रेरण कम होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रीबाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है, रीबाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है, लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ऐसा होता है बाइंडिंग में नमी के कारण, बाइंडिंग में नमी के कारण। जब ट्रांसफार्मर के अंदर रीबाइंडिंग करते हैं तब बाइंडिंग में नमी आ जाती है, तब इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेरक नियामक किसका एक विशेष प्रकार है, प्रेरक नियामक ट्रांसफार्मर का एक विशेष प्रकार है, ट्रांसफार्मर का प्रेरक नियामक एक ट्रांसफार्मर है। लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है, लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है, तो ये बटर पेपर होता है। क्या होता है, बटर पेपर। लघु ट्रांसफार्मर के कोर में परतों के मध्य बटर पेपर इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, बटर पेपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को से बढ़ाया जाता है, तो निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने से निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को से बढ़ाया जाता है, तो निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यह कोर के रूप में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। एक परिणामित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा क्या होता है, तो एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। एक परिणाम मित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा होता है क्या, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। एक परिणाम मित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन वाइंडिंग में हमेशा एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ज्ञात रहे कि परिणाम मित्र एक स्थैतिक युक्ति है जो नियत आवृत्ति पर ऊर्जा का हस्तांतरण करती है। क्या करती है, ट्रांसफार्मर नियत आवृत्ति पर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा का हस्तांतरण करती है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा, कौन से ट्रांसफार्मर का, कौन से परिणाम मित्र का आकार अधिकतम होगा, तो ये आपका होगा 1 kVA और 25 हर्ज का आकार अधिकतम होगा, 1 kVA और 25 हर्ज का। जिस ट्रांसफार्मर का आवृत्ति का मान कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसका आकार क्या होगा, अधिक होगा। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका आकार छोटा होगा। उक्त प्रश्न में मतलब प्रश्नानुसार क्या है, 1 kVA का 25 हर्ज वाला ही सबसे बड़ा परिणाम मित्र होगा, बड़ा ट्रांसफार्मर होगा। 25 से अब 26 पर चलते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल है। यदि एक 800 kVA और 400 हर्ज ट्रांसफार्मर में 50 हर्ज का संचालित होता है, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी संचालित होता है, तो इसका KVA रेटिंग क्या होगा। देखिए KVA 1 रेटिंग आपका, देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि KVA 2 है, बाई KVA क्या होता है 1, क्या होता है 1, ये आपका रेशियो में होता है, इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 2 बाई फ्रीक्वेंसी 1। अब देखिए ये जरूरी नहीं आप KVA 1 लिए हैं तब भी वही आएगा, हम दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं। देखिए KVA 1 जो है आपका पहले से जो दिया रहता है उसे हम क्या कहेंगे, हमको निकालना क्या है KVA 2, क्योंकि KVA 1 आपका, KVA 1 क्या होता है, KVA 1 पहले से दिया रहता है। तो देखिए KVA 2 निकालना है तो मान लेते हैं इसको K2 निकालना है हमको। KVA 1 कितना दिया हुआ है आपका 800, कितना दिया हुआ है 800। फ्रीक्वेंसी 2 जो है आपका, फ्रीक्वेंसी 2 आपका कितना दिया है 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी आपका कितना 1 दिया है, कितना फ्रीक्वेंसी जो 2 दिया था, कितना 2 दिया था 50 हर्ज, और 1 दिया था 4000। ठीक है,
अब देखिए यहाँ इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब देखिए 8K2 इक्वल टू कितना होगा आपका 800। अब देखिए K2 इक्वल टू KVA2, इसका मतलब हुआ कि 800 बाई क्या करेंगे हम 8 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फर्स्ट देखिए अगर आपको नहीं याद रहता है, आपको मान लीजिए नहीं याद है, तब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए तब हम इसको कैसे करेंगे दूसरे तरीका। देखिए हमने कहा कि इसका फार्मूला आप कैसे याद रखिएगा, तो मत याद रखिए। देखिए मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक KVA1 किया, ऊपर में KVA क्या कर दिया 1 कर दिया, तो समझिए कि नीचे में KVA2 होगा। ठीक है, रेशियो में सेम होता है। देखिएगा इधर आप 1 लिए हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 1 ले लीजिए, और नीचे में फ्रीक्वेंसी क्या करिए 2। देखिए 2 लिए तो 2 और 1 लिए तो 1। अब देखिए KVA1 आपको दिया हुआ है कितना 800। ठीक है, अब देखिएगा KVA2 हमको निकालना है, क्या निकालना है K2 मान लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी 1 आपका कितना दिया है 400 सॉरी, और ये आपका कितना दिया है फ्रीक्वेंसी 2 कितना दिया है 50 हर्ज। अब देखिए इसको आप करेंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो K2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखिए 8 इंटू कितना कितना हो गया 100 बार में। अब देखिए यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो KVA2 इक्वल टू क्या होगा 100 हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों आप जिसको अगर 1 लेते हैं तो ऊपर में फ्रीक्वेंसी 1 लीजिएगा, 2 लेते हैं तो ऊपर में फ्रीक्वेंसी 2 लीजिएगा, सेम लीजिएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये KVA का रेटिंग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका फ्रीक्वेंसी का। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे क्यों ऐसा फार्मूला बना, तो देखिएगा समझ लीजिए, अब क्वेश्चन आएगा ऐसे तो कभी गलती मत कीजिएगा। देखिए KVA का जो रेटिंग होता है किसका, KVA का किलो वोल्ट एम्पियर का जो रेटिंग होता है, KVA का जो रेटिंग होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो KVA रेटिंग बढ़ेगा, अगर आवृत्ति घटेगा तो KVA रेटिंग घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग इकाई, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई अभी हम लोग पढ़े हैं क्या KVA, क्या होता है KVA। ठीक है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करंट में प्रभाव के कारण कॉपर लॉस होता है। वाइंडिंग करंट पे अगर प्रवाह के कारण क्या होगा कॉपर लॉस होता है, जबकि वोल्टता के प्रवाह के कारण कोर हानियाँ होती है। क्या होती है कोर हानियाँ होती है, क्या होती है कोर हानियाँ होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में मापा जाता है, किस में मापा जाता है KVA में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्या ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए AC चुंबकीय फ्लक्स मतलब प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर क्रिया जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी संयोजन अथवा स्पर्श के ही वैद्युत ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित हो जाती है, यह प्रक्रिया ट्रांसफार्मर क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ट्रांसफार्मर क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। देखिए कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पारस्परिक संबंध, जिसके अनुसार जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वैद्युत संबंध नहीं होता। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में क्या प्राइमरी में अब आपका स्वयं में पैदा हो जाएगा, प्राइमरी में सेल्फ EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाएगा, जो सेल्फ इंडक्शन के कारण होगा। किसके कारण होगा, सेल्फ इंडक्शन के। 29 के बाद अब 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत फ्राइडे के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, फ्राइडे के नियम पर। ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत फ्राइडे के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, उस चालक में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तथा विद्युत धारा
भी बहती है। प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि स्थैतिक रूप से प्रेरित प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। तो ईएमएफ ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में प्रयुक्त होता है, किसमें? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। करा क्या? स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। यह सिद्धांत अनुनय प्रेरण मतलब क्या? म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके अनुसार जब किसी दो कुंडली वाले सर्किट में जिसमें एक में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो लीकेज फ्लक्स किस पर? लोड करंट पर। लोड करंट पर। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। लोड धारा जितना अधिक होगा लीकेज फ्लक्स अधिक, यदि लोड कम होगा तो लीकेज फ्लक्स कम। इसका पावर फैक्टर से संबंध नहीं है, पावर फैक्टर से संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर से न्यूमेरिकल आ गया। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 1500 वोल्ट 1500 वोल्ट अब 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। तो 250 सेकेंडरी टर्न्स मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न और 50 सेकेंडरी टर्न्स वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए, हमको किसका मान निकालने के लिए कहा है? फ्लक्स का। फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का मान निकालने का? तो देखिए, आप जानते होइएगा कि E2 जो होता है वो क्या होता है? 4.44 FN FN2 और क्या होगा? 5M। ठीक है, 5M जो हम फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स का अधिकतम मान। 5M का मतलब होता है मैक्सिमम मान किसका? फ्लक्स का। अब देखिए, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है आपका 5M जो फ्लक्स का मैक्सिमम मान है। क्या? मैक्सिमम मान है। तो देखिए, E2 और जितना उस साइड मल्टीप्लाई में रहता है सब इस साइड क्या हो जाता है? डिवाइड में 4.44 और FN। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ FN2। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको E2 कितना दिया हुआ है? हमको कितना वोल्ट दिया है? EMF वो कितना वोल्ट है? हमको 1500 है। 1500 बाई कितना? 1500 बाई देखिए 4.44। अब इसके बाद क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ज। और इसके बाद आपका है क्या? सेकेंडरी का टर्न कितना है? तो ये भी आपका कितना है? कितना था टर्न? हाँ, 250 है। 250 है। क्या है? 250 है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 3 जा कितना हो गया? 15। अब 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 3 जा 15। अब देखिए ये डबल जीरो हो जाएगा यहाँ। ठीक है, डबल जीरो हो जाएगा। अब 300 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स इसका कितना वैल्यू आएगा? 0.027 वेबर। वेबर इकाई होता है इसका। किसका? किसका इकाई होता है? तो फ्लक्स का। वेबर में मापते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किसी परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर में प्रेरणिक प्रतिघात किस प्रचाल का निर्भर किस पर प्रकार पर निर्भर करता है? किस प्रचाल पर निर्भर करता है? तो ये किस प्रचाल पर निर्भर करेगा? क्षरण अभिभाव क्षरण अभिभाव पर। करे परिणाम मित्र का एक प्रेरणिक प्रतिघात रिएक्टेंस का मान मुख्यतः क्षरण अभिवाह मतलब लीकेज फ्लक्स, क्षरण अभिवाह मतलब लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। लीकेज फ्लक्स का इकाई वेबर में व्यक्त किया जाता है। किस में? लीकेज फ्लक्स का इकाई वेबर में व्यक्त किया जाता है। 35 पर चलते हैं। देखिए, इसमें टेक्निकल है तो टेक्निकल में हिंदी थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है। लेकिन बिहार के एग्ज़ाम के लिए सब तैयारी करते हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी हम पढ़ाई में हिंदी, श्रृंगार में भिंडी, इसका कोई जवाब नहीं है। सब्जी में भिंडी, तो वही वाला बात है, हिंदी का जवाब नहीं है बिहारियों के लिए, हम लोगों के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। इंडक्शन मोटर, इसलिए हम लोग हिंदी में ही करते हैं इसको। करे क्या? इंडक्शन मोटर, कौन सा मोटर? इंडक्शन मोटर के समान सिद्धांत पर काम करती है। तो इंडक्शन मोटर किस पर? ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर काम करती है। किस पर? ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर। इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है। यह इस सिद्धांत यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। यदि ट्रांसफार्मर की यदि द्वितीय वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो यह प्रेरण मोटर की स्थिति प्रदान करेगा। क्या करेगा? प्रेरण मोटर की स्थिति प्रदान करेगा। देखिए, अब बोल रहे हैं कि परिणाम मित्र जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, कुंडलन के अंतः पलटलन
का क्या उद्देश्य होता है? अंतःपटलन का क्या उद्देश्य होता है? तो अंतःपटलन का उद्देश्य होता है क्षरण प्रतिघात को कम करना। क्षरण प्रतिघात को कम करना। क्षरण प्रतिघात को कम करने के लिए परिणाम मित्र के कुंडलन में अंतःपटलनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पटलन जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है, ताकि एडी करंट लॉस, एडी धारा हाउस कम से कम हो। एडी धारा हाउस क्या हो? कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय फेरे को दुगुना कर दिया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टा क्या होगा? देखिएगा, हमने आपको क्या कहा था कि ये बोला है क्या कि जो आपका द्वितीय वाइंडिंग है वो दुगुना है किसका? प्राइमरी वाइंडिंग के। मतलब ट्रांसफर के द्वितीय फेरे को दुगुना किया जाए प्राथमिक वोल्टा को। हाँ, तो द्वितीय फेरे किसका दुगुना है? तो बराबर करने के लिए हम प्राइमरी वाला को क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, पहले वाला का जो वोल्टता है वो क्या है? पहले वाला का जो वोल्टता है द्वितीय वाला का वोल्टता से क्या है? हाफ है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है। कहा है क्या जी? फार्मूला क्या होता है? देखिएगा, फार्मूला होता है कि V1/V2 इक्वल टू N1/, जब हम V1/V2 लिए हैं तो यहाँ भी N1/N2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, जब ये हम यहाँ से अगर हम बात बराबर करेंगे, जैसे यहाँ N2 है, यहाँ देखिएगा ये आपका V2 इक्वल टू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2V1 क्या हो गया? 2V1। तो V2 इक्वल टू 2V1, तो देखिए V1 अब V2 के जगह पर 2V1 डाल दीजिए तो 2V1। अब देखिएगा यहाँ N2 क्या है आपका? देखिए N1 है तो N1 क्या है? N2 2N1 N2 का मान कितना है आपका? N2 का मान है क्या? N1 है यहाँ N2 का मान क्या है? 2N1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ये से आप देखिए N से N1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, इधर भी हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 2 इक्वल टू 2, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग को याद क्या रखना है? देखिएगा, याद रखना ये है कि यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय फेरे को दुगुना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टा क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। फार्मूला कैसे याद रखेंगे? V1/V2 इक्वल टू क्या? द्वितीय कुंडली का फेरे 1 के, यानी कि N1/N2 यही याद रखेंगे। मतलब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपका होता है देखिएगा, रिलेशन आपका क्या होता है? V1/V2 इक्वल टू N1/N2 फेरे की संख्या, और ये प्राइमरी वाला का द्वितीय वाला का, ये देखिए ये होता है आपका क्या है? रिलेशन। इसको याद रखिएगा, इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर से न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल देखिए फिर से आया है। क्या कर रहा है न्यूमेरिकल में? देखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है। देखिए ईएमएफ समीकरण क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का समीकरण क्या होता है? तो E1 इक्वल टू 4.4 F1N1, और ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, ये आपका सही है। E2 इक्वल टू 4.42, देखिए यहाँ 2 लिए तो यहाँ भी N2 लिए, यहाँ 1 लिए तो यहाँ भी N1 लिए, तो ये देखिए सेकेंडरी कुंडली का ये दे रहा है, ये भी आपका सही है। E1 इक्वल टू 4.44 FN1। अब B, अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम एरिया करंट वाला ये भी है, तो ये आपका सब इनमें से सब सही है। प्राइमरी और सेकेंडरी के सामने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण इस प्रकार है। देखिए प्राइमरी में आपका देखिए E1 वाला प्राइमरी होगा। देखिएगा E1 वाला क्या है? प्राइमरी है। अब देखिए E1 वाला प्राइमरी है। अब देखिए यहाँ E2 वाला सेकेंडरी है, E2 वाला सेकेंडरी है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसके इक्वल टू मैक्सिमम जब निकालते हैं तो उसके इक्वल टू क्या होता है? BM/A होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू। अब देखिए कह रहा है क्या? एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा? पीक आउटपुट वोल्टेज निर्भर आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर नहीं करेगा। एक ट्रांसफार्मर वैसे भी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तो एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा? आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर
करता है। आवृत्ति बढ़ने पर ट्रांसफार्मर में नियत वोल्टता बढ़ती है। और कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर। और एक आप ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर में नियत वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर, ट्रांसफार्मर तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका आंसर इसका गलत है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। देखिए फिर से देखिए, एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज बोला है, किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ कह रहा है कि करता है, जबकि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन गलत है, आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कर रहा है आपको देखिएगा। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2/I1 इक्वल टू 2 है, तो E2 100 है, तो E1 क्या होगा, E1 क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ N2/N1 होना चाहिए, आपका N2 क्या होना चाहिए, N1 होना चाहिए। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, N2/N1 है। देखिए आप, अब मैंने कहा कि E2 क्या होता है, E1 इक्वल टू N2 क्या, N1। ठीक है, N1 N2/E2 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, E2 का वैल्यू हमको दिया है 100। कितना दिया है, 100। ठीक है, E2 का वैल्यू 100 दिया है हमको। अब E2 का वैल्यू अगर हमको 100 दिया है, और ये क्या है आपका E1 अगर निकालना है, और N2 का वैल्यू N2/N1 का ये 2/1 दिया है, तो अभी कितना हो जाएगा, ये तो 50 ही होगा। यहाँ कैसे ये 50 ही होगा, ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए क्या, N1/N2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है, तो प्रति टर्न वोल्टेज दिया जाता है V1/N1 के रूप में, V1/N1 के रूप में। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज V1/N1 के रूप में दिया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर के द्वितीय साइड पर क्या होगा, V2/N2। V1/N1 प्राइमरी साइड पर, और V2/N2 सेकेंडरी साइड पर। आप देखिए, इसी से फार्मूला आता है V2/N2 इक्वल टू क्या, V1/N1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो V2 क्या हो जाएगा बताइए, V2/V1 आ जाएगा, यहाँ N2 क्या हो जाएगा, N1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि नेक्स्ट 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न की अनुपात क्या होता है। अब देखिए, प्राथमिक टर्न की अनुपात हमसे पूछा है किससे, तो देखिए N1 क्या होगा, N2 इक्वल टू V1/V2। अब देखिए V1/V2 कितना है, V1 कितना है आपका 200, अब V2 कितना है 4। तो देखिए 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं जब रेशियो में, तो क्या होता है, पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में, तो 1:2 क्या होगा 1। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी 200 वोल्टेज AC से 24 वोल्टेज ST स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात अवश्य ही होगा, क्या होगा अवश्य। अब देखिए कितना है 220 वोल्ट, तो हम क्या लेते हैं V2/V1 इक्वल टू क्या होगा N2/N1। ठीक है, अब देखिए हमको यही निकालना है, तो ट्रांसफार्मर के घेरों का ये नंबर ऑफ टर्न यही निकालना है हमको। अब देखिए इसी का अनुपात निकालना है हमको, उससे आ जाएगा रेशियो। V2 कितना है आपका, V2 दिया है 24, V1 कितना दिया है 220, वोल्टेज कैंसिल, N2/N1। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 4 6 जा, अब 4 5 जा, 4 5 जा। अब देखिए ये हो गया आपका, ये आ गया। अब देखिए इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 55 से कितना को 60 को, तो पहले डेसिमल डालोगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा 6 पर, तो कितना 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, फिर से बचेगा क्या 5। अब फिर से एक 0 डालोगे तो यहाँ 0 होगा, एक और 0, ठीक है, तो एक और 0 डालना पड़ेगा। अब कितना होगा इसका 2 बार में नहीं, फिर कितने बार में जाएगा, फिर ये कितने बार में, आपका 5 बचा हुआ था,
तो ये 9 बार में जाएगा, तो लगभग कुछ 0.109 हो जाएगा, 0.109 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है क्या कि कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि 300 kVA और 6600 वोल्टेज और 440 वोल्ट 50 डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्टेज है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्या होगा? निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर हमको टर्न की संख्या निकालना है। क्या है? टर्न की संख्या निकालना है। तो टर्न की संख्या क्या होगा? तो ये होगा आपका ये 55 और कितना 55 और 835। अब देखिए इसको निकालते हैं कैसे। जैसे हम पावर का निकालते हैं P1 का, तो V2 बाई क्या होगा T, ठीक है, PH। अब देखिए P2 का निकाल, अब देखिए यहाँ दोनों में क्या था, वोल्टेज टर्न वोल्टेज कितना है 7.9 है, कितना है 9 है। तो देखिए 440 बाय आप अगर 7.9 करेंगे तो आपका आएगा 55 और कितना 6600 बाय 7.9 करेंगे तो आपका आएगा कितना 835 लगभग। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 45 क्या कह रहा है, देखिए 45 कह रहा है कि किसी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्म प्राइमरी टर्म का अनुपात इतना है। सेकेंडरी टर्म और प्राइमरी टर्म का अनुपात कितना है 10:1 है। एक मिनट, N1/N2 क्या है N2 इक्वल टू I2 बाई क्या है I1, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए N2/N1 हो गया। अब यहाँ से तो आपका निकल ही जाएगा क्या है I2 कितना है, N1 कितना है आपका, N1 आपका था कितना N1/N2 10 बाई क्या हो जाएगा 10 बाई कितना था N1/N2 नहीं था, मतलब प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न पहले था। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/10 पलट जाएगा 1/10। I2 कितना है I2 आपका दिया हुआ है 2 एम्पियर और I1 निकालना है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 दूना 20 एम्पियर। कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। कह रहा एक ट्रांसफार्मर 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न इसके से कितना उसके 120 वोल्ट एसी आपूर्ति दी गई है। सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्टेज की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ V2 बाई क्या V1 इक्वल टू N2/N1। ठीक है, अब देखिए V2 आपका कितना है, उसके इतना आपूर्ति दी गई है, कितना आपूर्ति दी गई है। तो आपका नहीं V2 आपका निकालना है। V1 120 वोल्ट का आपूर्ति दी गई है। N2/N1 N2 कितना है आपका, एक ट्रांसफर इतना प्राइमरी टर्न है और इतना सेकेंडरी। तो 200 बाई कितना प्राइमरी कहते हैं 500। ठीक है, अब ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म। अब कितना होगा तो 100 V2 इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बाई कितना होगा 5 5 5 1 जा 5 5 2 जा 24 5 24 2 जा कितना होगा 48 तो 48 किस में है सी में 48 वोल्टेज। अब टर्न कैसे निकालेंगे, टर्न निकालने के लिए क्या होता है प्रति टर्न वोल्टेज अगर निकालते हैं तो इस प्रति टर्न वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या होगा तो 48 बाई क्या करना पड़ेगा हमको 200 से डिवाइड। तो 0 पॉइंट क्या होगा 24 वोल्टेज। ठीक है, प्रति टर्न निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वही वोल्टेज 2 में किससे N2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे 11 kV और 433 वोल्टेज और 3 MVA और 50 हर्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पूर्ण लोड लाइन करंट लगभग क्या होगा। तो अब ये देखिए, अब इसको पहले तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे P इक्वल टू कितना है 3 MVA, इससे कितना वोल्टेज है तो इससे आपका वोल्टेज है 433 वोल्टेज है। ठीक है, अब P इक्वल टू क्या होता है √3 VI, क्या होता है √3 VI, √3 VI क्या होता है √3 VI। P इक्वल टू √3 VI। अब देखिए √3 VI होता है तो आपका हमको निकालना क्या है I, तो I इक्वल टू क्या होगा P बाय √3 इंटू V होगा कि नहीं होगा।
√3 इंटू भी। तो अब देखिए पी कितना था आपका, पी आया था आपका, पी था कितना 3, पी का वैल्यू आपका कितना है 3 इंटू कितना 3 इंटू 106, ठीक है, बाई कितना 433, ठीक है, इंटू कितना √3। अब इसको लगभग आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4000 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट 11 kV 433 वितरण ट्रांसफार्मर में 105 पर 5 एम्पियर CT को प्राथमिक से जुड़ा हुआ है। यदि द्वितीयक का मूल्य 5 MPS है तो वितरण ट्रांसफार्मर का KVA लोड कितना होगा। तो KVA लोड क्या होगा, I2 आपका दिया है कितना 5 एम्पियर, ठीक है, I1 आपका कितना है 20 गुना है, कितना है 20 गुना। तो आप देखिए 433 गुने 20 मतलब कितना 8680, 8660 क्या हो जाएगा VA वोल्ट एम्पियर। अब नेक्स्ट क्या करा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर का परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1:4 है तो प्राथमिक कुंडली का EMF 110 वोल्टेज है। तो द्वितीय का देखिए E2 बाई क्या निकालना है E1, E2 बाई E1 इक्वल टू क्या होगा, अभी किसका है अनुपात ट्रांसफार्मर के परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन का अनुपात इतना और ये। अब देखिए यहाँ ये अनुपात आपका कितना है 4:1 है। तो N2 कुंडली में प्राथमिक कुंडली में अब देखिए N2 बाई N1 कर देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा E2 बाई, तो E2 आपका नहीं पता 110 है, 110 इक्वल टू N2 कितना है आपका, N2 आपका दिया है 4, कितना दिया है 1/4 तो 4/1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया E2 इक्वल टू कितना 11, 110 गुने 4 कितना 440 वोल्ट। एक 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर 40 चक्कर, मतलब N1 बाई N2 इक्वल टू 250 बाई कितना 40, ठीक है। अब क्या करा है, तो करा है कि प्राथमिक पर इतना वोल्टेज V1 कितना है V1 बाई V2, प्राथमिक पर कितना वोल्टेज है 1500 बाई कितना V2 250 बाई कितना 40। अब ये 250 बाई 40 तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 25 5 15 300, अब 300 5 छक्के 60, अब V2 इक्वल टू 6 चौका 24 240, कितना हो जाएगा 240। अब निकालना है हमको I2 इक्वल टू P बाई क्या होगा V। अब P आपका कितना दिया है P आपका कितना दिया है, तो P आपका है 25 इंटू 103, 25 इंटू 103, अब है क्या 25 इंटू 103 बाई कितना 240। तो ये I2 क्या होगा लगभग कितना 140 एम्पियर, 140 एम्पियर होगा, कितना होगा 140 एम्पियर। P आपका था कितना P 25 इंटू 103, ठीक है। यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप और द्वितीय कॉइल में 30 लूप हो तो वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज हो जाएगा आपका कितना, तो 10 गुना स्टेप अप। देखिए यहाँ प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक में कितना लूप है, मान लीजिए प्राथमिक में 3 लूप है और द्वितीय कॉइल में ऐसे ऐसे करके 30 लूप बना हुआ है, कितना 30 लूप बना हुआ है। तो 30 लूप बना हुआ है तो इसका 10 टाइम्स ये जा रहा है, तो इसका 10 गुना स्टेप अप होगा, क्योंकि द्वितीय कॉइल में रहता है ज़्यादा तो स्टेप अप होता है। अब देखिए यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप तथा द्वितीय कॉइल में 30 लूप हो तो यह सदैव इंगित करता है कि दिया गया संयोजन स्टेप अप प्रकार का है। क्या है, स्टेप अप प्रकार का है ये, अगर द्वितीयक में ज़्यादा रहेगा तो। जैसा कि हम ज्ञात है कि स्टेप प्रकार के संयोजन में सदैव द्वितीय घुमावों की संख्या प्राथमिक घुमावों से क्या होता है अधिक होता है, मतलब द्वितीयक का जैसे NS का हमेशा क्या होता है, द्वितीय घुमावों की संख्या प्राथमिक से NP से क्या होता है हमेशा ग्रेटर होता है, तब होता है क्या स्टेप अप। तो आउटपुट कितना दे देगा 10 गुना स्टेप अप दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग कितना, प्राथमिक वाइंडिंग में 240 वोल्ट, मतलब क्या प्राथमिक वाइंडिंग में VP कितना है 240 वोल्ट है और के साथ संयुक्त है। तो प्राथमिक और द्वितीय घूर्णन मतलब क्या NP बाई NS,
NS मतलब द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक घूर्णन का अनुपात क्या है, 1/4 है। अब क्या बोला है, तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा ये बोला है आपको। ये द्वितीयक वोल्टेज 960 वोल्ट होगा। कैसे होगा निकालते हैं, देखिए NP/NS इक्वल टू VP/VS। देखिए NP/NS ये रेशियो होता है इक्वल टू VP/VS, ठीक है। अब देखिए NP कितना है आपका, 1/4 1/4 है। ये देखिए प्राइमरी में कितना है आपका, प्राइमरी में है 240, तो NP 240। और ये आपका कितना आया, हमको निकालना क्या है, VS मतलब सेकेंडरी में का वोल्टेज। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो VS इक्वल टू 240 इंटू क्या हो जाएगा, 240 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये देगा 24 चौका 96 कितना 960 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। एक चीज़ देखिए, NP मतलब क्या, देखिए यहाँ NP मतलब हुआ प्राइमरी का नंबर ऑफ पोल्स प्राइमरी में, नंबर ऑफ घूर्णन। अब देखिए यहाँ NS सेकेंडरी में, ऐसे ही VP मतलब प्राइमरी का वोल्टेज या VS मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज। और ये देखिए ये करंट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, IS ऊपर जो हो जाएगा, IP क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर वोल्टेज अप होता है तो करंट का वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है, धारा क्या होता है, कम होता है। वोल्टेज अप धारा डाउन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये हो जाता है, ठीक है। ये रेशियो आप याद कर लीजिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको ये भी लिखते हैं कि EP/ES मतलब क्या, ये EMF पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्राइमरी बाय सेकेंडरी का होगा, ये तीनों सेम चलेगा, लेकिन ये आपका करंट क्या होगा, अपोजिट चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है, क्या कहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक 3 फेज का कोर 50 हर्ज और 111,000 और 505 वोल्ट डेल्टा और स्टार, मतलब 11,000 पर डेल्टा है, आप 550 पर क्या है, स्टार है, और 66 kVA का एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 0.05 वेव के फ्लक्स के साथ परिचालित होता है। तो प्रति फेरो EMF आपको क्या निकालना है, E/N। क्यों, क्योंकि E फॉर EMF, और E फॉर क्या हुआ, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये आपका E/N, N फॉर क्या, प्रति क्या, प्रति आपका क्या, कोर मतलब ये घूर्णन की संख्या प्रति कोर, ये निकालना है आपका वैल्यू, ये निकालना है। आप देखिए दिया क्या है आपका, देखिए दिया हुआ है आपका फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज 1 दिया हुआ है, वोल्टेज 2 दिया हुआ है, और वेव दिया है इतना वेबर। अब देखिए इसको बदलने के लिए वेबर को हम बदलते हैं किस में, अगर हम वेबर को बदलते थे, पहला देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है इसका, देखिए E इक्वल टू होता है 4.44 मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स हुआ। अब देखिए इसमें, अब इसको हम क्या करेंगे, E को इस साइड लाएंगे, किसको, N को इस साइड, तो E/N हो जाएगा। E/N हुआ तो क्या हुआ, 4.44, और फाई का वैल्यू आपका कितना था, फाई का वैल्यू आपका जो था कितना था, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज था, 50 हर्ट्ज, अब फाई का वैल्यू था 0.05 वेबर, 05 वेबर था, 0.05 वेबर था, ठीक है, ये हो गया। अब इस सब को आपने मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे, 11.1 वोल्ट, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो गया, 11.1 वोल्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सिंगल टर्न प्राइमरी युक्त एक कितना, 1000 पर 5 एम्पियर धारा ट्रांसफर में 200 सेकेंड टर्न स्टेप डाउन करंट अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात बोला है, स्टेप डाउन करंट का अनुपात बोला है, किसका, स्टेप डाउन का। तो देखिए स्टेप डाउन का निकालने के लिए हमको बोला गया है, तो देखिए पहले क्या है आपका, पर 1000 कितना 5, ये आई का अनुपात है किसका, I/4 करेंगे तो किसका, I/4 कहेंगे तो आपका करंट का अनुपात है, किसका, करंट का मतलब धारा ट्रांसफर का, धारा का, किसका, धारा का। अब देखिए ये हो गया, अब ये हो गया, तो स्टेप डाउन प्रक्रिया के लिए यह धारा का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कैंसिल करेंगे कितने बार में, 200 बार में, तो क्या हो जाएगा 200/1 हो जाएगा, और 201/1 होगा, तो ये विकल्प क्या है आपका, C सही है, ठीक है। अब देखिए अब कहिएगा कि इसमें आपका जो ये हो गया आपका स्टेप डाउन के लिए, सेकेंडरी टर्म में नहीं, प्राइमरी से ही आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा का ट्रांसफर इतना डाउन की प्रक्रिया के लिए धारा का अनुपात इतना होगा, विकल्प सही है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एक 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफर का आपूर्ति की जाने वाली वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कितना है 100 वोल्ट। आप देखिए आपका किसका 100 वोल्ट दिया है, किसका V बाई एन। अगर हम करेंगे देखिए V बाई क्या होगा V, अगर VP प्राइमरी में अगर कहेंगे VP बाई VS इक्वल टू क्या NP बाई NS। मतलब क्या देखिए नंबर ऑफ चक्र किस में प्राइमरी में, नंबर ऑफ चक्र सेकेंडरी में। ये हो गया नंबर, ये प्राइमरी का वोल्टेज, ये सेकेंडरी का वोल्टेज। अब देखिए क्या करना है कैलकुलेशन। देखिए प्राइमरी में आपका कितना वोल्ट दिया हुआ है तो 100, कितना दिया है 100, ठीक है। सेकेंडरी में कितना वोल्ट दिया है 800, ठीक है। अब देखिए यहाँ द्वितीय चक्र ट्रांसफार्मर के आपूर्ति वोल्ट मतलब क्या प्राथमिक चक्र कितना, प्राथमिक चक्र। आप देखिए द्वितीय आपको क्या वोल्टेज निकालना है किसका, वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। द्वितीय वोल्ट निकालना है इसमें। देखिए 1 मिनट, ये देखिए आपका ये क्या होगा V2। अब देखिए यहाँ प्राइमरी में जो आपका चक्रण है कितना 800 और सेकेंडरी में कितना है 200। अब देखिए इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 4 जा 100 से इसको करेंगे तो 100 कितना जा जाएगा आपका 100 4 जा जाएगा, कितना जा 100 4 जा, ठीक है। तो V2 कितना हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा 0 पॉइंट, देखिए अब कितना हो गया मान लीजिए 4 इंटू V2 इक्वल टू 1। अब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.125 आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। ये आपका VP बाई VS NP बाई NS पर हम